नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट से इस चैनल में 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ी भाषा में क्रिया। थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारा पिछला वीडियो था छत्तीसगढ़ी के महिला साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं पर। तो जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसके माध्यम से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज हम लोग क्रिया के प्रकार एवं क्रिया के मूल रूप धातु के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का होने का बोध होता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हिंदी में कहें आना, जाना, खाना या पीना, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में कहते हैं खाबो, पीबो, आबो, जाबो। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द से आशय है कि जिस पर लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिससे इन तीनों के वजह से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। धातु, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात जिससे क्रिया का निर्माण होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो पढ़ या पठ धातु से पढ़ना या पढ़ई जैसे क्रिया का निर्माण होता है, वैसे ही लिख धातु से लिखना या लिखई क्रिया का निर्माण होता है। तो जो मूल रूप है क्रिया के लिए उसी को हम कहते हैं धातु। आइए अब धातु के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। धातु के मूलतः दो प्रकार होते हैं। पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? तो यह स्वतंत्र होती है, अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती है। जैसे जा, खा, पी, ये सभी क्या है? मूल धातु। ये अन्य पर निर्भर नहीं कर रही है। इन्हीं धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है। दूसरा है यौगिक धातु। इनकी रचना जो है मूल धातु में, जैसे जा, खा, पी है, इनमें अगर हम प्रत्यय लगा दें तो यौगिक धातु का निर्माण होता है। जैसे पढ़ या पठ धातु है, उसमें अगर ना प्रत्यय लगाया जाए तो होता है पढ़ना, उससे क्रिया का निर्माण होता है। दूसरा यौगिक धातु कैसे बनाएंगे? तो धातुओं को संयुक्त करके, दो धातुएं हैं उनको अगर संयुक्त कर दिया जाए तो यौगिक धातु का निर्माण होता है। जैसे खेलत, कूदत, दोनों ही अलग अलग धातुओं से बनी क्रियाएं हैं और दोनों को अगर संयुक्त कर दिया जाए तो उसे हम यौगिक धातु कहते हैं, दो धातुओं का मिलन। तीसरा इसकी रचना कैसे करेंगे? तो संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर। जैसे लात एक संज्ञा है तो उसका क्रिया क्या हो जाएगा? लतियाना। तो इससे भी यौगिक धातु का निर्माण होता है। यौगिक धातु के अंतर्गत हम तीन और धातुओं को पढ़ते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया या धातु। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया, और इस प्रकार के धातु को प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, वह किसी कार्य को करने के लिए दूसरे को प्रेरित करेगा उस चीज़ के लिए। जैसे पढ़वाना, यहाँ पर खुद नहीं पढ़ रहा है कर्ता, वो दूसरे को प्रेरित कर रहा है, पढ़वा रहा है। इसी प्रकार खिलवाना या गिरवाना, ये सभी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा है यौगिक क्रिया या धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे उठ जाना, उठना भी एक क्रिया है, जाना भी एक क्रिया है। अगर दोनों को संयुक्त कर दिया जाए तो यौगिक क्रिया का निर्माण होता है या यौगिक धातु का निर्माण होता है। इसी प्रकार है खा लेना। तीसरा है नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे लात से बना लतियाना,
गोट से बना गोठियाना। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, नाम धातु किसे कहेंगे? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को। ठीक है, आइए इसे टेबल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मूल शब्द क्या है, उससे नाम धातु कैसे बनेगा और यौगिक धातु का निर्माण कैसे होगा। जैसे मूल शब्द है दुख, तो नाम धातु होगा दुखाना। यौगिक धातु दुख देना। बात का नाम धातु बतियाना, यौगिक में बात करना। गोट का गोठियाना, यौगिक धातु बनेगा गोट बात करना। बिलक का बिलगाना और बिलक करना। चलिए दोस्तों, अब रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद देखते हैं। तो रचना के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होगा। वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होगा सकर्मक क्रिया में। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे राम फुटबॉल खेला थे, तो कर्ता क्या हुआ? राम हो गया। कर्म क्या हुआ? फुटबॉल। और क्रिया खेलना। यहाँ पर देखिए, क्रिया क्या है? खेलना, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल के ऊपर। किसे खेला जा रहा है? फुटबॉल को। तो जहाँ क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब दूसरे प्रकार को समझ लेते हैं। दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें दोस्तों ध्यान देंगे, वाक्य में कर्ता या कर्म अनुपस्थित होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, पहला है वो खेला थे, दूसरा राम पढ़ा थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि वो या राम क्या है? कर्ता है, और क्रिया क्या है? खेलना या पढ़ना। तो यहाँ पर कर्म का अभाव है, तो इसीलिए खेलना या पढ़ना का सीधा प्रभाव पड़ रहा है कर्ता के ऊपर। ठीक है, जैसे वो खेला थे में खेलना एक क्रिया है और कर्ता वो है, तो खेलना का प्रभाव सीधा वो पर पड़ रहा है। नोट देख लेते हैं दोस्तों, सकर्मक या अकर्मक का पहचान अगर करना है तो हम वाक्य में या प्रश्न में क्या, किसे और किसको लगाकर पूछते हैं। अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण था राम फुटबॉल खेला थे, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? राम काय खेला थे। काय कहने का मतलब होता है क्या हिंदी में। ठीक है, तो राम काय खेला थे, तो हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा? फुटबॉल। अगर उत्तर मिल जाता है तो हमने पहले ही कहा था कि वह सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अगर राम पढ़त थे, अगर इसमें अगर पूछें कि राम काय पढ़त थे, तो इसमें हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया है। इसीलिए अगर कर्ता या कर्म का अभाव है तो भी हम उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। दोस्तों, आप क्या, किसे और किसको को चेकर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब क्रिया के अन्य भेद के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया के अन्य भेद में पहला है सहायक क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया के सहायता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश में इज, एम, आर, वाज, वर होता है, हिंदी में है, था, थी होता है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में हे, रही से और रहीस जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे राम खेलत रही से, तो खेलना एक मुख्य क्रिया है और रहीस जो है वो सहायक क्रिया है। दूसरा है पूर्णकालिक क्रिया। जब कर्ता एक कार्य या क्रिया को समाप्त करके या पूरा करके दूसरा कार्य या क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर कि कर्ता जो है वो दो कार्य करेगा, लेकिन वो पहले कार्य को समाप्त कर चुका होगा और दूसरे कार्य को प्रारंभ
कर रहा होगा, तो हम जो पहले वाला क्रिया है जो पूरा हो चुका है उसे हम पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है, राम खाना खाए के बाद सोए बर चल दिस। तो दोस्तों राम जो है दो क्रियाएं कर रहा है, एक खाना खा रहा है और दूसरा सोना, दोनों ही क्रियाएं हैं। तो राम जो है पहली क्रिया को समाप्त कर चुका है, खाना खा चुका है, उसके बाद वह सोने जा रहा है। तो जो समाप्त हो चुकी वाली क्रिया है उसी को हम कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया। तो यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया क्या होगी? खाना खाए। तीसरा प्रकार है नामबोधक क्रिया। जैसे नामबोधक धातु में हमने पढ़ लिया था कि संज्ञा या विशेषण से बढ़ने वाली धातु को नामबोधक धातु कहते हैं, तो उसी प्रकार नामबोधक क्रिया क्या है? संज्ञा या विशेषण में क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पर न बोधक हो गया है, उसको नामबोधक कर लीजिएगा। तो संज्ञा या विशेषण में क्रिया जोड़ने से नामबोधक क्रिया का निर्माण होता है। यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि संज्ञा और विशेषण में क्रिया जोड़ेंगे। उदाहरण देख लेते हैं टेबल के माध्यम से। लाठी ये क्या है? संज्ञा है, और मारना एक क्रिया है। तो लाठी और मारना को जोड़ेंगे जब हम, तो क्या बनेगा? नामबोधक क्रिया बनेगा, लाठी मारना। इसी प्रकार हाथ और चलाना को जोड़ेंगे तो हाथ चलाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। गुरुजी हा विद्यार्थी मन ला गणित पढ़ाइस। यहाँ पर क्रिया क्या होगा? पढ़ाना। कर्म कौन कौन सा होगा? विद्यार्थी और गणित। क्रिया जो है पढ़ाना है, उसके दो कर्म हैं, विद्यार्थी और गणित। इसको आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे गुरुजी हा किसे गणित पढ़ाइस, तो किसे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो विद्यार्थी आएगा। और दूसरा तरीका है गुरुजी हा विद्यार्थी मन ला का पढ़ेस या काय पढ़ेस, तो वहाँ पर आ जाएगा गणित। इस तरीके से आपको दो उत्तर मिलेंगे, और जब आपको दो उत्तर मिलेंगे तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगा। पांचवा है संयुक्त क्रिया। यह क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, वो खेलत कूदत रहीस। यहाँ पर देख रहे हैं कि खेलना और कूदना दो क्रियाएं हैं और दोनों के संयोग से एक क्रिया बन रही है, उसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है तय आत जात रही पे। यहाँ पर आना और जाना दो क्रियाएं हैं और इन दोनों के संयोग से बनी है आत जात क्रिया। ये जो शब्द है दोस्तों आत जात, जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसको हम कहते हैं कि आत जात रही बे। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी प्रकार का आप लोगों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डेली करेंट अफेयर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSCN व्यापम न्यूज़ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।